अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह अपने सेटअप पर बैठा था तो एक बुज़ुर्ग आदमी सफ़ेद दाढ़ी के साथ मुझे मिलने के लिए आए। उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। वो मुझे थोड़ा-सा पढ़े लिखे या फिर यूँ समझ लें हालात से वाकिफ़ और शऊर तरबियत याफ़्ता मुझे लगते थे। बातें बहुत हुई, मैं उन सारी बातों में नहीं जाता, लेकिन उन्होंने जब एक बात कही तो मुझे झटका सा लगा। फिर मैंने उनसे जस्टिफिकेशन भी ली। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क जो है चाइना को बेच दिया जाए। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं यही चाहता हूँ, अगर मेरी आप कैफ़ियत पूछें इस वक्त। तो मैंने फिर उनसे सारी कैफ़ियत पूछी। उन्हें बताया बेटा मेरे 2 बेटी हैं जो बालिग़ हैं, एक बेटा मासूम है, और आप यकीन मानें मैं ख़ुद एक बीमारी में मुब्तला हूँ। मेरी बीवी की एक जो बाजू है वो, यानी आप कहते हैं जैसे घास काटते हुए वो मशीन में आ गई थी। तो वो रोने लगे। जब इंसान अपनी ग़ुलामी को ग़ुर्बत पर तरजीह दे तो याद रखें ऐसी रियासतें लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। ये मेरे लिए बहुत मायूस कुन था कि जनाब आपके मुल्क के जो बाशिंदे हैं ग़ुर्बत के मारे वो इस हद तक गिर चुके हैं कि वो कहते हैं, समझते हैं कि हमें ग़ुलाम बना दो, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो दो, कानून की पासदारी तो करो, गरीब और अमीर का जो फ़र्क है उसे ख़त्म करो, कानून सब के लिए बराबर हो उसको लागू करो, सो ऑन एंड सो फॉर। ये मेरे मुल्क की हालत है, ये मेरे मुल्क के इन लोगों की हालत है। बहुत बातें हुई लेकिन इस फोरम पर मैं कह नहीं सकता। अगर मैं चला जाऊं तो ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी, और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि मुझे इस बोलने की सज़ा मिल जाए, पर मुसलमान हूँ, यकीन है इस बात का। क्योंकि जैसे कि तबलीगी जमात जब आप मिलते हैं आकर तो कहते हैं कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और इंसान से कुछ ना होने का यकीन अगर आपके दिल में बैठ जाए तो आप कामयाब हैं। वही बात मेरे साथ है। जितना भी गुनाहगार हूँ लेकिन मुसलमान हूँ, और इस फ़िक्रे को जो मैंने आपको बताया इस पर मनोवन यकीन रखता हूँ। मेरे मुल्क का ये हाल है कि जनाब मेरे गरीब लोग अपनी ग़ुलामी को तरजीह दे रहे हैं, जिसके घर में 2 वक्त का खाना ना हो, जो किसी मेजर इंजरी या बीमारी का शिकार हो, घर में फाके हों, उस घर का क्या होगा? दैट्स अ सो सैड। कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। एनीवेज, दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं जब हम बच्चे थे बचपन में तो हमें एक शौक़ हुआ करता था कि कहीं से रेडियो मिल जाए, किसी को टेप मिल जाए, कोई घड़ी मिल जाए। ये छोटी मोटी जो ख्वाहिशात हैं, क्योंकि हमने रेडियो का जो एंडिंग लाइफ है वो हमने देखी है। तो मेरे एक अंकल होते थे बलूचिस्तान में, तो वो मेरे लिए एक रेडियो लाए, मुझे अच्छी तरीके से याद है ये बात। तो मैंने किसी को दिखाया या शायद मैंने खुद देखा तो वो मेड इन कोरिया लिखा हुआ था। मैं हैरान हूँ, मैंने कहा मेड इन कोरिया नहीं चाहिए, हमें मेड इन जापान चाहिए। जी हाँ, मेरे सामने आज एक ख़बर आई, क्लिप आया कि पाकिस्तान ने कोरिया से जो 1 अरब का कर्ज़ है वो वसूल कर लिया है, या उसकी जो स्टेटमेंट है वो यानी कन्वर्सेशन जो है उनकी वो चल रही है, और एंडिंग पर है ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। तो मैं हैरान रह गया। आज हम कोरिया से भी कर्ज़ ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब भिखारी भीख मांगने जाता है तो वो इस बात से उसका कंसर्न नहीं होता वो किस से ले रहा है। वो मुल्क जब हम बच्चे थे इन मुल्कों की बनी हुई चीज़ें हम लेना पसंद नहीं करते थे, आज हम उन मुल्कों से भीख मांग रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट।
میرے ملک کی یہ حالت ہے، اور میرے نوجوان اس ریاست پاکستان، میرے پیارے ملک سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس ریاست میں جاب کی فراوانی ملے گی اور ہمیں آپشن دیجیے گا، یہ چن لو، یہ چن لو، یہ چن لو۔ ہماری زندگی میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو، آنے والی نسلیں اگر دیکھیں تو یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ جس ملک پر جو کرپٹ مجرم ہیں، جب وہ چاہیں چھوٹ جائیں اور جب وہ چاہیں اس ملک سے چلے جائیں، جب چاہیں واپس آ کر منسٹر بن جائیں، تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ لیکن امید پر دنیا قائم ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خدا داد پاکستان، ریاست پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے غریب لوگوں پر ان حکمرانوں کو ہدایات دے کہ وہ ان غریب لوگوں کی کچھ نہ کچھ خیال کریں اور امداد کریں۔ خدا حافظ۔